अगर आप आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं और आपने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कर दी है, तो आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल है जिसे हम कहते हैं आंसर राइटिंग, वो आपको पता होनी चाहिए। एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो एक दिन में इसका 2 पेपर होता है। 3 घंटे सुबह होता है और 3 घंटे जो है दोपहर में होता है। एक पेपर में लगभग 4000 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो अगर हम पूरे दिन की बात करें तो एक दिन में लगभग जो है 8000 शब्द लिखने होते हैं। वहीं पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये मान के चलिए 1 मिनट में आपको कम से कम 22 से 23 शब्द लिखने होते हैं। और एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, इसके ऊपर मैं टोटल जो रहेगा 30 वीडियो लेके आऊँगा। उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप लाइन बाय लाइन वीडियो देखते जाइएगा। तो आइए समझते हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक आंसर लिख के दिखाऊंगा कि कैसे अच्छा आंसर लिखना है। तो एक अच्छे आंसर का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आप एक पेज को देख लीजिए। यूपीएससी का जो पेज है कुछ इस प्रकार से होता है, एकदम प्लेन होता है, इसमें कोई लाइन नहीं होता है। आपको प्लेन पेपर पे लिखने की हैबिट पहले डेवलप करनी है। तो सबसे पहले अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो पहला काम जो आपको करना है, एक प्लेन पेज पे सीधा कैसे लिखा जाए, सबसे पहले इसका आपको प्रैक्टिस करना है। अब हमारा जो आंसर रहेगा उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो आंसर है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो है इंट्रोडक्शन, दूसरा जो है बॉडी, और तीसरा जो है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, बॉडी यानी मुख्य भाग, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। हमें 3 पार्ट में जो है आंसर को लिखना होता है। अब हम बात करें इंट्रोडक्शन हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पूरे आंसर का जो है 10 से 15%। अगर हम लाइन की बात करें तो कितने लाइन में होना चाहिए, तो याद रखना 2 से 3 लाइन हमारा जो है परिचय होना चाहिए किसी भी उत्तर का। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो आप लिखिए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। आप पहले शुरुआत में बड़ा लिखिए, धीरे धीरे वो अपने आप छोटा होने लगेगा, क्योंकि शुरुआत में हम गलती करते हैं और आपको गलती करना है। जो बच्चा गलती नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। तो अगर आपका शुरुआत में 4-5 लाइन में जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप शुरू कर दीजिए लिखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी। जो आंसर होता है उसका जो कोर है वो बॉडी होता है, यानी मुख्य भाग होता है। हमारे उत्तर का जो है 70 से 80% हिस्सा जो होता है हम मुख्य भाग के अंदर लिखते हैं। अब मुख्य भाग में कैसे लिखना है, तो याद रखना उत्तर को हमेशा छोटे छोटे हेडिंग और पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो काफी बेहतरीन दिखने लगता है, और जो चेक करता है उसको स्पष्ट हो जाता है चेकिंग करने में, जिसके कारण हमें जो मार्क्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं। फिर हम बात करें निष्कर्ष। निष्कर्ष हमारा कितना % होना चाहिए, 10% होना चाहिए। अब निष्कर्ष लिखते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, निष्कर्ष में केवल समस्या नहीं बताना है, बल्कि उसका आपको समाधान यानी सॉल्यूशन, जो हमारा प्रश्न है अगर नेगेटिव है तो आपको कंक्लूजन में उसे पॉजिटिव रूप में दिखाना है, बताना है, और समाधान उसमें सॉल्यूशन बताना है, और आगे किस तरह से उसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वो हमें कहाँ पे बताना रहेगा, कंक्लूजन के अंदर। यानी हमारा जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, हमेशा वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं प्रश्न की डिमांड है, आपको लगता है, तो आप फ्लो चार्ट बना दीजिए और डायग्राम बना दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है। आज हम एकदम बेसिक चीजों को समझेंगे। तो हमें क्या करना है, एक अच्छे आंसर के लिए पहले हमारे जो आंसर है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर आगे समझते हैं मेन बॉडी। अभी जो हमारा मुख्य भाग है, जो हमारे आंसर का 70 से 80% हिस्सा होता है, इसे हम 3 अलग अलग डायमेंशन में सोच के लिखेंगे। क्या सोच के लिखेंगे, पहले हम रीजन यानी उसका कारण देखेंगे। अब कारण में कौन कौन सा कारण देखेंगे, पहले सामाजिक कारण देखेंगे, उसका आर्थिक कारण देखेंगे, और राजनीतिक कारण। ऐसे अलग अलग पॉइंट में हम डिवाइड करके उत्तर को लिखेंगे। उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे प्रभाव यानी इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ने वाला है, हमारे समाज पे, हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे पर्यावरण पे। फिर हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो। आपसे यूपीएससी चाहता है कि आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बताइए, इसलिए तो आपको आईएएस यानी डीएम बनाया जा रहा है। क्यों आप कलेक्टर बन रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए जब आप उत्तर लिखोगे
तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन बताओगे, सॉल्यूशन में जो भी गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव शुरू किया है उसके बारे में आप चर्चा करोगे, और आगे समस्याएं कैसे कम हो जाएंगी, कैसे समाधान होगा, उसके बारे में आपको जो रहेगा मुख्य भाग के अंदर चर्चा करनी है। ये सब अभ्यास से आएगा, है ना, आप गलती करोगे तभी आएगा, मैं सिखा दूंगा, 30 वीडियो आपके लिए वरदान होगा। अब हम बात करते हैं शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट कैसे कंट्रोल करना है ना। यहाँ पे आपको शब्दों को गिनना नहीं है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं शब्द गिनते हैं। तो अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 150 शब्द लिखना होता है, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 250 शब्द लिखना होता है। तो अब हमें वहां पे जाके शब्द को गिनना नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो हम कैसे पहचानें कि शब्द सीमा के अंदर हैं? तो वर्ड लिमिट की बात करें तो जो भी 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आपको कितने में लिखना है? 150 वर्ड्स में लिखना है। तो आप पेजेस डिसाइड कर लीजिए, जो हमें पेज दिया गया है इस पेज के ऊपर लगभग 1.5 से 2 पेज लिख दीजिए, अपने आप आपका जो रहेगा उत्तर जो भी आंसर है उस शब्द सीमा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 15 मार्क्स का जो प्रश्न है जो कि आपको 250 शब्द में लिखना होता है, उसका लगभग जो है 2.5 से 3 पेज में उत्तर लिखिए। आप ऐसे पेज के ऊपर उत्तर लिखना चालू कर दीजिए। जब आप 2.5 से 3 पेज में उत्तर लिखेंगे तो अपने आप जो रहेगा आपका आंसर एक शब्द सीमा के अंदर आ जाएगा। यहां तक बातें आपको समझ में आई? अब हम आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। पहले आप खूब टाइम लेके आंसर लिखिए। शुरुआत जब आप करेंगे तो आप घड़ी मत देखिए, आप पहले सोचिए कि किसी उत्तर को अच्छा कैसे लिखा जाता है। आपको एक उत्तर लिखने में आधा घंटा 1 घंटा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए, एक एक नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 10 मार्क्स के लिए आपको कितना समय देना है? 7 से 8 मिनट। वहीं पे 15 मार्क्स के लिए आपको 10 से 11 मिनट आपको समय देना है। एक किसकी बात हो गई? जब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठे होंगे तब की बात हो रही है। लेकिन जब अपनी तैयारी शुरुआत करेंगे, आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे तो आप बिंदास होकर लिखिए, कोई समय का मैनेजमेंट मत देखिए, धीरे धीरे आप उस लिमिट में आइए, है ना। पहले आप जब शुरुआत करेंगे तो समय लगेगा, तो समय मत देखिए, आराम से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे बात करते हैं जीएस पेपर की। तो जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे हमें 150 शब्दों में लिखना होता है, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे 250 शब्द में आंसर लिखना होता है। तो अगर हम टोटल शब्दों की बात करें तो लगभग जो है एक प्रश्न पत्र में, एक पेपर में हमें जो है लगभग 4000 शब्द लिखने होते हैं। अभी जरूरी नहीं कि आप पूरा 4000 शब्द लिख के आओ, 200-300 शब्द कम हो जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये आपका अधिकतम शब्द लिमिट है, आपको बहुत कम भी नहीं लिखना है और बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक आंसर देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो प्रश्न दिया गया है, लिखा है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना किस सीमा तक उचित है। अभी यहाँ पे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है पहले आप उसे समझिए। प्रश्न कह रहा है जो 1857 का विद्रोह हुआ, क्या हम इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं? तो किस लिमिट तक, किस सीमा तक हम उचित मान सकते हैं, कह सकते हैं। अब इसका क्या करना है, आलोचनात्मक वर्णन करना है, यानी हमें पक्ष और विपक्ष दोनों बातें यहाँ पे रखनी है। अभी बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ए आंसर हमें चाहिए, तो ए आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए अविनाश मिश्रा सर, तो वहाँ पे मेरा जो रहेगा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, उससे आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे डेली जो है एक आंसर मैं पोस्ट करता हूँ, आप उसे देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था हम उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, तो किस सीमा तक, किस लिमिट तक कह सकते हैं, इसका जो है आलोचनात्मक क्या करना है, परीक्षण करना है। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हम इसका उत्तर लिखने जा रहे हैं। जब हम उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने परिचय लिखा है, ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, परिचय है। लेकिन हमें यहाँ पे परिचय लिख के हेडिंग नहीं डालना है, ठीक है, हमें यहाँ पे परिचय नहीं लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परिचय ही लिख रहे हैं। अब इस परिचय के अंदर हमने क्या लिखा है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस परिचय में हमने क्या लिखा है।
हमने लिखा है कि जो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध व्यापक सैन्य एवं जन विद्रोह था। तो एक क्या था, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके शासन के विरुद्ध जो है बहुत बड़ा सैन्य और जन विद्रोह था। फिर आगे हम बता रहे हैं कि जो वीडी सावरकर साहब थे, इन्होंने इसे क्या कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत को आजादी दिलाने के लिए जो 1857 का विद्रोह था, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, है ना। जबकि कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे क्या कहा, सिपाही विद्रोह माना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम आलोचनात्मक बात कर रहे हैं, है ना, दोनों पक्ष और विपक्ष। भारत की बात करें तो सावरकर साहब क्या कह रहे हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जबकि कुछ ब्रिटिश के इतिहासकार इसे क्या कह रहे हैं, ये तो एक सिपाही विद्रोह था। हमने क्या किया, यहाँ पे परिचय लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मुख्य भाग लिखेंगे। मुख्य भाग लिखना है तो आपको पहले ऐसे डॉट बनाना है, फिर उसका हेडिंग डालना है और उसे अंडरलाइन करना है। हमने अंडरलाइन किया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने के पक्ष में। अब हम पक्ष की बात करेंगे, ठीक है। हम इसे क्यों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अब इसके पक्ष में बात करेंगे। तो इसका उद्देश्य जो था, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। अभी जो 1857 में विद्रोह हुआ, वो क्यों हुआ था, क्योंकि हम चाह रहे थे जो ब्रिटिश शासन है वो भारत से खत्म हो जाए। हम दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं सैनिकों के साथ, यहाँ पे सैनिक लड़े थे, लेकिन सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार, कारीगर और अनेक स्थानीय शासक भी इसमें शामिल हुए थे। हम इसे 1857 को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कह रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर हम तीसरे पॉइंट में लिखते हैं उत्तर एवं मध्य भारत के बड़े भूभाग में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। तो उत्तर भारत और मध्य भारत की बात किया जाए तो इसका प्रभाव इन जगहों पे काफी ज्यादा था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और नाना साहेब जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो यहां में हमने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने के पक्ष में जो था 3 हेडिंग में इसे बताया, 4 पॉइंट में इसे बताया। अब हम इसे सीमाओं में बांधते हैं, इसको लिमिट करते हैं, सीमा। तो यहाँ पे सीमाएं हैं, शायद यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। तो ये जो विद्रोह था एक साथ पूरे भारत में हुआ होता तो बहुत बड़ा हो जाता, हो सकता है कि उसी समय भारत को स्वतंत्रता मिल जाती, लेकिन ये जो विद्रोह हुआ एक ही साथ पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण और पूर्व उत्तर अधिकांश जो रहे क्षेत्र शांत रहे। हम सीमा की बात कर रहे हैं, लिमिट क्या थी इसमें। दूसरे पॉइंट में हम बता रहे हैं एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व एवं स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम का अभाव था। अभी हमारे पास कोई इंटीग्रेटेड नेशनल लेवल का कोई लीडर नहीं था जो पूरे भारत को एकजुट करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े, है ना। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक कमी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं विभिन्न नेताओं के उद्देश्य जो थे अलग अलग थे। आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास आरंभिक अवस्था में था, लोगों के मन में देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही थी, है ना, लेकिन शुरुआत था। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका जो रहेगा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष बताएंगे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं 1857 का जो विद्रोह था वो पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन कब होता, जब पूरे भारत में होता, है ना। फिर भी इसकी व्यापकता विदेशी शासन के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध तथा स्वतंत्रता की भावना के कारण इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना काफी हद तक उचित है। हम इसे बता रहे हैं कहां तक उचित है, फिर आगे क्या बता रहे हैं, इसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक एवं राजनीतिक नींव को सुदृढ़ किया। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई और आगे चल के हम भविष्य की बात बता रहे हैं कि आगे चल के यहाँ पे वैचारिक और राजनीतिक जो नींव है यहीं से शुरुआत होती है। तो इसीलिए जो हमारा 1857 है, हम इसे बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से एक अच्छा आंसर कैसे लिखें चर्चा करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।